सभी को प्रणाम। सभी मंच पे जो महानुभाव थे सभी को अनुमति लेके मैं अभी मेरा जो आपके साथ में संवाद है वो शुरू करती हूँ। आज लेक्चर नहीं कहूँगी, मैं आपके साथ संवाद करूँगी क्योंकि ये मन का संवाद है। पहले मैं सबसे बधाई देती हूँ आप सबको कि आप यहाँ पे पधारे और स्वास्थ्य की तरफ आपने एक कदम बढ़ाया है। तो यही से शुरुआत होती है हमारी स्वास्थ्य की तरफ, रिटर्न टू नेचर। तो सबसे पहले मैं आप सभी से, हम जब ये वाणी की शुद्धता करें ओमकार लेके और पहले वायु सेवन करें, प्राणायाम करें, तो सबसे अच्छा कि यही से हमारी शुरुआत हो जाए। तो इसलिए मैं आप सबको पहले विनती करती हूँ कि आप सभी लोग सीधी तरह से बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधी, अपनी आंखें बंद करें और हम पहले एक आंखें बंद करके एक दीर्घ श्वास ले लें। पूरी तरह से दीर्घ श्वास ले लें, रुकाएं और फिर धीरे धीरे छोड़ दें। अगर हम इस तरह से प्राणायाम करते हैं तो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत बढ़ जाती है और हम स्वस्थ फील करते हैं। कोरोना में आपने देखा होगा इसकी, तभी आपको सबको पता चला होगा ब्लड ऑक्सीजन के बारे में। तो यही से शुरुआत करते हैं कि ब्लड ऑक्सीजन बढ़ाने में। दूसरा है हम जीवा को शुद्ध करते हैं, वाणी को शुद्ध करते हैं ओंकार लेके। ब्रेन को वाइब्रेशंस मिलती है और पूरे शरीर का सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है और ऊर्जा भी बहुत अच्छी तरह से चेतना बहना शुरू हो जाती है। तो हम अभी 3 बार ओंकार करेंगे। सभी की आंखें बंद हो, बहुत ही शांत मन से हम ओंकार लेना शुरू करेंगे। आप सभी मेरे साथ ओंकार लेंगे। ओ सांस भर लीजिए। ऐसा अनुभव कीजिए कि आपकी निगेटिविटी बाहर जा रही है और पॉजिटिविटी अंदर आ रही है। और आप जब लास्ट में ओम का म है वो ओठों पे हल्के से दबाइए ताकि ब्रेन तक इसका वाइब्रेशन जाए। अभी अपने दोनों हाथ मलकर एक ऊर्जा क्रिएट करें और अपने आँखों पे लगाइए और धीरे धीरे आँखें खोल दीजिए। तो वो ये हो गई अपनी शुरुआत, अपने सेशन की शुरुआत। तो शुरुआत में ही डिटॉक्सिफिकेशन से शुरू करते हैं क्योंकि ये मूल तंत्र है, मूल सिद्धांत है कि प्यूरिफिकेशन ऑफ द बॉडी सिद्धांत है निसर्गोपचार का, प्राकृतिक चिकित्सा का। तो इसके लिए मैं आप सभी को मुद्रा देती हूँ और 20 मिनट तक करें, आपका प्यूरिफिकेशन शुरू हो जाएगा। तो अपान मुद्रा करते हैं। एक 3 उंगलियां, बीच में की 2 उंगलियां और अंगूठा। कड़कामृग कहते, भरतनाट्यम में कहते, डांस में भी यूज होती है कड़कामृग। इस तरह से हम हॉर्स के इसमें दिखाते चित्र तभी भी ये करते हैं। तो यह है अपान मुद्रा। इसे अपना शुद्धिकरण क्रिया शुरू हो जाती है, अपान वायु हमारा दूर हो जाता है। तो इसी के साथ में हम शुद्धिकरण क्रिया के साथ में हमारा सेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम गांधी जी के बारे में सोचते हैं। महात्मा गांधी जी जिन्हें हमारे भारत के पितामह कहा जाता है, वैसे ही वो नेचुरोपैथी के भी, नेचर क्योर के भी पितामह है क्योंकि उन्होंने रिटर्न टू नेचर, ये डॉक्टर जस्ट की जो किताब पढ़ी, उससे वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने लाइफ में
उसे स्वीकार किया, खुद में, परिवार में, अपने मित्रजनों में, बहुत बड़े हस्तियों में, और उसके साथ साथ में युद्ध के सैनिकों में उन्होंने ये उपचार पद्धति को पूरी तरह से फैलाया। उनका यही कहना था, अगर मेरा जब भी स्वातंत्र जब भी भारत को मिल जाता है, उसके बाद मुझे करने के लिए कुछ काम नहीं, तो मैं नेचुरोपैथी के लिए काम करूँगा, प्रचार और प्रसार के लिए। तो आज इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन यही काम को आगे बढ़ा रही है, और मैं उसकी एक कार्यकर्ती हूँ, महाराष्ट्र की को काउंसिलर हूँ, कि जो पूरे महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ मुझे बुलाया जाता है वहाँ पे मैं जाके प्रचार और प्रसार का कार्य करती हूँ। तो क्योंकि अभी ये बताया जाए कि रिटर्न टू नेचर यानी प्रकृति के और हमें जाना है, निसर्ग के और हमें जाना है, तो कैसे जाना है वो भी तो पता होना चाहिए। तो क्या निसर्गोपचार भारत में ही है या कई देशों में भी है? तो सबसे ज़्यादा इसकी शुरुआत पाश्चात्य देशों में ज़्यादा हुई, वो बाह्योपचार की तरफ से, मर्ड थेरेपी, क्योंकि सब एमडी डॉक्टर्स थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की, क्योंकि उन्हें पता चला कि हम जो चिकित्सा करें उसमें लाभ नहीं हो रहा है, इफ़ेक्टिव नहीं है, तो उन्हें कुछ करना चाहिए। तो जैसे वो सोचने लगे, तभी उन्हें प्रकृति के तरफ उन्हें देखते देखते पता चला कि ये जो बर्ड्स है, प्राणी मात्रा है, अपने आप को खुद को कैसे ठीक करते हैं, और उसी से उन्होंने ये थेरेपी करी। मर्ड थेरेपी का जन्म हुआ, जल चिकित्सा का हुआ। तो वहाँ पे एक एक थेरेपी को लेके, बाह्योपचार को लेके बहुत बड़ा प्रचार और प्रसार हुआ। तो क्या भारत में महात्मा गांधी जी ने जब भी भारत में ये चिकित्सा पद्धति शुरू की, चिकित्सा के रूप में, क्या इससे पूर्व हमारे यहाँ पे नहीं थी? नेचुरोपैथी नहीं थी, प्राकृतिक चिकित्सा नहीं थी, लेकिन वो थी जीवन शैली के इसमें। तो इसीलिए अलग तरीके से वो बताए ने हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, इसमें वो सिखाया गया था। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 6 में 17 श्लोक में बताया गया है कि किस तरह से शरीर धर्म होना चाहिए। वो धर्म ग्रंथ है, लेकिन शरीर धर्म कैसा होना चाहिए, इसके बारे में पूरा विश्लेषण है। और वही हमारी जीवन शैली है, किस तरह से हमें जीना है, किस तरह से हमें अपने आप को संभालना है, हमारे पंच तत्वों को किस तरह से ये करना है। तो निसर्गोपचार थेरेपी क्या है? ये पंच तत्व पे आधार पे है। उसका मूल सिद्धांत क्या है? पंच तत्व। वो कौन से हैं? अग्नि है, वायु है, आकाश है, पृथ्वी है और जल है। तो ये पंच महाभूत चिकित्सा है। उसी के सहारे हम जीते हैं और उसी के सहारे हमें ठीक भी करना है। तो इस स्थिति को अगर पंच महाभूत अगर असंतुलित होते हैं तो हमारे त्रिदोष शुरू हो जाते हैं, जो आयुर्वेद की मूल सिद्धांत है। त्रिदोष, कफ, पित्त, वात, ये जो संकल्पना ये इसके बिगड़ने से शुरू हो जाती है। वैसे तो हमारे इसमें सबका कार्य, कफ का कार्य, वात का कार्य है। वात है वो अभिसरण करता है, कफ है वो लुब्रिकेशंस करता है पूरी तरह से, और वात, पित्त, कफ, पित्त है डाइजेस्टिव सिस्टम को, मेटाबॉलिज्म को अच्छा बरकरार रखता है। तो सबके अपने अपने कार्य है, लेकिन वो कार्य अगर कार्य में से थोड़ा सा दूषित हो जाता है, जब भी हम इतना कुछ खाना बनाते तो उसमें से थोड़ा भी कम खराब हो जाता है ना। तो वैसे ही हम लोग पूरा हमारे चयापचय क्रिया से थोड़ी सी भी दूषितता आती है, वो त्रिदोष में चला जाता है। तो हमें कफ का विकार होता है, वात के विकार होते हैं और पित्त के विकार होते हैं, और उसके ऊपर आयुर्वेद काम करता है। फिर पंचतत्व त्रिदोष, इसमें क्या मिलाप है? तो कफ कैसे बनता है? कफ कैसे बनता है? जल तत्व से और पृथ्वी तत्व से। वात कैसे बनता है? आकाश तत्व से, वायु तत्व से। और पित्त कैसे बनता है? अग्नि तत्व से और जल तत्व से। तो अगर इनमें दोनों में बिगाड़ है तो हम उसे ठीक कर सकते हैं। अभी आपने बात छेड़ी, मोरारजी भाई देसाई एक्स प्राइम मिनिस्टर पंतप्रधान थे,
तो उनके चिकित्सा करने में मुझे सेवा करने के लिए मुझे मौका मिला, क्योंकि तभी राज्य मंत्री थे बाला साहेब भारदे जी। तो उन्होंने एक महात्मा गांधी विद्यापीठ शुरू किया था, उसमें मेरी पढ़ाई हुई। तो उन्होंने मुझे देखा था, मुझे समझा था, मुझे इंटरव्यू लिए थे, तो उन्हें मेरा टैलेंट्स को पता चला था उनको। तो जब भी मोरारजी भाई देसाई से उन्हें चिकित्सा करवानी थी, तो उन्होंने मुझे चुना कि आप उन्हें जैसे मैं हम लोग बताए, सीनियर्स बताते, वैसे ही जाके करना, क्योंकि मैं तभी जूनियर थी। तो जाके वहाँ पे चिकित्सा करना है, मैं कर रही थी। तो लेकिन देखते वक्त मुझे समझ में आया कि उनमें जल तत्व बड़ा है और उसके साथ में उनके लंग्स बहुत वीक है। तो मुझे लगा कि आगे चलकर ये दोनों से उन्हें प्रॉब्लम होने वाली है। लंग्स में इन्फेक्शन हो सकता है, जल भर सकता है, निमोनिया हो सकता है, इसमें से कुछ भी हो सकता है। तो उसे अभी अगर संतुलित किया जाए तो उन्हें प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन ये मुझे बताना था। तो जब भी मोरारजी भाई देसाई से हम बात करते थे, वो पूछते थे हमें कैसा लग रहा है बेटा, क्या करते हैं, कैसा कर रहे। तो उनको मैंने बताया कि आपका जल तत्व बहुत बड़ा हुआ है, क्योंकि वो शिवामू लेते थे वगैरह। तो मैंने कहा जल तत्व बड़ा है, आपका लंग्स थोड़ा सा वीक है, तो हम उसके ऊपर ट्रीटमेंट करें क्या? तो हम आगे चल के हमें थोड़ा सा आने वाली कुछ प्रॉब्लम से हम छुटकारा पा सकते हैं। तो फिर वो चर्चा हो गई सीनियर्स में। फिर उनके जो बड़े बेटे थे ना, तो उनको एलोपैथी पे बहुत विश्वास था। तो उन्होंने जल्दी से क्या किया, सब एलोपैथी डॉक्टर्स को बुलाया, चेकअप करवाए, सब नॉर्मल था। फिर उन्होंने कहा ये बकवास है सब, तो मुझे निकाल दिया गया। मुझे बहुत गालियाँ मिली, मुझे निकाल दिया गया। फिर मुझे क्या, मैंने क्या गलत कहा, ऐसे मेरे मन में आता था कि मैंने क्या गलत किया। फिर 98 में जब वो सीरियस हो गए और उन्हें वही हुआ जो मैंने बताया था, तो मेरे दरवाजे पर गाड़ी आ गई मुझे लेने के लिए कि आपको बुलाया है। जब मैं गई तो उनको वेंटिलेशन पे थे वो, और उनका ऑपरेशन भी हुआ था, लंग्स पंक्चर किए गए थे। तो सब डॉक्टर्स थे, मैं भी थोड़ी घबराई हुई थी, अभी मुझे क्यों बुलाया, क्या हुआ अभी। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपने डायग्नोसिस पहले प्री डायग्नोसिस कैसे किया आपने। तो मैंने कहा ये पद्धति है हमारी, हार्ट अटैक भी किसको कहाँ कब आ जाएगा ये भी मैं अभी से बता सकती, कुछ किसकी प्रेगनेंसी कैसी होगी, किसकी डिलीवरी कैसी होगी, ये भी मैं अभी बता सकती हूँ। तो ये बॉडी स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं उसके ऊपर ये सब तय होता है। अभी होने वाला बता सकते, हुआ है उनका भी मैं अभी बता सकती हूँ। तो वो बहुत चक्का हो गया कि क्या है। फिर मैंने उनके साथ में बात की, उन्हें सब समझा दिया। तो बोले अभी हमारे साथ काम करो, लेकिन कंडीशन तो बहुत बिगड़ गई थी और उसमें से वो ठीक नहीं हो पाए, बहुत बुरा हुआ। वो मुझे बहुत दिल में लगी ये बात कि तभी मैंने थोड़ा सा फोर्स किया होता। मेरे में हेजिटेशन बहुत है, तो मैं ज़्यादा बात नहीं करती। तो वो हेजिटेशन तभी भी मेरा था और तभी मुझे लगता कि मैंने ये नहीं करना चाहिए था। मैंने अपने आप को दोषी माना कि मैंने पूरी तरह से बात बाद में बताई, वो पहले क्यों नहीं बताई। तो फिर उनके बेटे को जब भी उनका देहांत हो गया तो उनके बड़े बेटे ने मुझसे क्षमा मांगी, बोले कि आपका मैंने सुनना चाहिए था कि बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि अगर वो और 4-5 साल जीते थे तो 3 सदियाँ जिन्होंने देखी वो एक ही रिकॉर्ड हो जाता था कि 1800 साल में उनका जन्म हुआ था, 1900 साल में जिए थे और 20वीं सदी में उनका देहांत हुआ। तो इस तरह से उन्हें भी मैनेज करना था। तो बोले कि आपको सुनना चाहिए था, मैंने बहुत बड़ी गलती की। तो ये विजय थी कि हमारे नेचुरोपैथी के जो बेसिक नॉलेज है, वो बेसिक नॉलेज से हम अगर डायग्नोसिस परफेक्ट करते हैं प्रिवेंशन के लिए, क्योंकि प्रिवेंशन यही नेचुरोपैथी का उद्देश्य है, क्योंकि वो जीवन शैली में आता है। तो हम इस जीवन शैली को अपनाएं। इतने बड़े इसे आपको पता चला कि हमें पहले से क्यों जीवन शैली को ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहिए। अभी पाश्चात्य देश में उनका तो रहन सहन सब अलग ही है। हमारी कैसी थी, अभी वो जो बाह्योपचार उन्होंने शुरू किया, जल चिकित्सा, हमारे संस्कारों में भी थी। हम जब अर्घ्य देते हैं सूर्य को तो कमर में नदियों में खड़े रह के करते हैं, तो अपने आप वो चिकित्सा हो जाती थी। हम मड़ में काम करते हैं तो उसके साथ में वो चिकित्सा हो जाती थी। खेतों में काम करते थे वो चिकित्सा हो जाती थी। बिना पकाए फल खाते थे, सब्जियां खाते थे,
गाय का निरसा दूध, ये गर्म किए बिना दूध, वो पीते थे। सूर्य नमस्कार करते थे, सूर्य चिकित्सा करते थे। तो ये अपने आप सब होता था, क्योंकि ये दिनचर्या का पार्ट हुआ करता था। लेकिन जैसे भी हम पाश्चात्यों का अनुकरण करने शुरू करें, हमारे यहाँ बीमारियाँ आना शुरू हो गई। क्यों आना शुरू हो गई हमारे यहाँ बीमारियाँ? क्योंकि अभी भी देखो, अभी जीवन शैली का एक मूल सिद्धांत देखो, हमारे यहाँ पहले से घर में खाना खाते थे, टॉयलेट के लिए बाहर जाते थे। आज की संस्कृति क्या है? होटल में जाके खाना खाते, घर में आके टॉयलेट में जाते हैं। तो इतना परावर्तन इतना हो गया है, तो उसकी वजह से हमारे यहाँ बीमारियाँ और भी बढ़ने लगी है। तो इसीलिए इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें किस तरह से जीना है। सिर्फ खाने पीने के लिए जीना है या कार्य के लिए, जिस कार्य के लिए हमारा जन्म हुआ है उस कार्य करके हमें जाना है। तो इसीलिए हम इस तरह से सोचना बहुत बड़ी बात होगी। तो ये प्राकृतिक चिकित्सा क्या है वो तो आप में थोड़ा सा समझ में आई होगी। तो गीता में आहार के बारे में कहा है। मैं थोड़ा सा आज ये करके तुलना करके बताने वाली हूँ कि एलोपैथी में आज बहुत बड़ा पगड़ा है। क्यों है पगड़ा? तो एलोपैथी में लुई पाश्चर का जो सिद्धांत हुआ, पहला रिसर्च उन्होंने किया, वो क्या था कि जीवाणु और विषाणु यानी बैक्टीरिया और वायरस से हमें बीमारियां होती है। क्योंकि उनका भी ऑब्जर्वेशन नेचर से ही था। गाय को एक देवी जैसे स्मॉल पॉक्स जैसे आए थे, तो उन्हें पता चला कि वो वहाँ पे उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा, तो उनको पता चला कि वहाँ पे विषाणु क्रिया ये है। तो उन्होंने पता चला कि इससे ही बीमारियाँ होती है। तो ये उनका रिसर्च था। लेकिन रिसर्च है, विज्ञान हमेशा अधूरा है, ये भी बात आपको सभी को पता है। ज्ञान ये इतना है कि मूल है, उसमें कभी कितनी सदियाँ भी तो उसमें कुछ फ़र्क नहीं आता। वो ज्ञान है, मूल तत्व है। तो ज्ञान की अभी आज विज्ञान से हम परामर्श लेना चाहिए और उसे फिक्सेशन करना चाहिए कि क्या सही है। तो इसी तरह हम लोग अगर सोचते हैं, तो लुई पाश्चर ने इतना भी करके उन्हें भी समाधान है, उन्हें पता चला कि कुछ तो कमी है, मेरे रिसर्च में कुछ तो कमी है। तो उन्होंने सेकंड रिसर्च किया, तभी उन्हें पता चला कि नहीं, जहाँ गंदगी है वहाँ ये पले बढ़ते हैं, इसलिए हमें रोग होते हैं, कोई भी बीमारियाँ होती है। अभी कोरोना काल में आपने सभी ने देखा है कि जिसकी इम्यूनिटी पावर अंदरूनी मजबूती है उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन जिन्हें डायबिटीज़ जैसी और कई बीमारियों से ग्रस्त थे उन्हीं को ही कोरोना का प्रॉब्लम हुआ। वहाँ पे हम लोग क्या किया, पूरी तरह से आधुनिक चिकित्सा में कोई चिकित्सा नहीं था, क्योंकि इतने बड़े वायरस है, हर एक प्राणी मात्रा को एक वायरस दिया है अपने प्रोटेक्शन के लिए। उसको छेड़ोगे वो आपको मारेगा। ये निसर्ग का है। अपने मनुष्य प्राणी का भी एक वायरस है, अगर वो प्राणी को काटेगा तो उसको भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये है हर एक को प्रोटेक्शन के लिए दिया हुआ एक वायरस है। और बैक्टीरिया तो बहुत सारे हैं, हमारे पेट में भी बहुत है, अच्छे हैं बुरे हैं। अच्छे बढ़ते हैं तो हमारी सेहत अच्छी रहती है, बुरे बढ़ते हैं तो हमारी सेहत खराब हो जाती है। तो उसका भी संतुलन होना चाहिए। तो इम्यूनिटी ये बाद में आया, एलोपैथी में इम्यूनिटी सिस्टम ये बाद की सोच है, लेकिन पहले नहीं थी। तो अभी इम्यूनिटी पे बहुत बड़ा जोर दिया जा रहा है, क्योंकि अंदरूनी मजबूती, यही तो निसर्गोपचार का पहला मूल तत्व है कि अंदरूनी मजबूती। जीवन शैली ऐसी रखो कि आपको कुछ होगा नहीं। अभी मेरी एज 66 है और मुझे अभी तक कोई बीमारियाँ नहीं हुई। मैंने मेडिकल हेल्प लेना नहीं चाहिए थी, लेकिन तभी ली थी। 2 बच्चों का जन्म दिया था तभी, लेकिन वो आश्रम में जाना चाहिए था मैं तभी, लेकिन मुझे इतना ये नहीं था, डर था एक बच्चों अंदर के बच्चे क्या डर था कि उसका स्वास्थ्य के लिए डर था, तो इसलिए मैंने वो मेडिकल हेल्प ली थी। लेकिन मुझे कभी बुखार आता है, रात को आता है, दिन में एकदम ठीक, रेस्ट क्योर, नथिंग डूइंग। इसका एलोपैथी भी उपचार के लाती है जो नेचर क्योर में है। पड़े रहो, पानी पियो, पड़े रहो। ये कभी करते हैं, हॉस्पिटल में भी किया जाता है, डू नथिंग। अंडर ऑब्जर्वेशन बोला तो समझ लेना डू नथिंग पे गए। प्रकृति अंदरूनी कुछ बदलाव लाती है, वो अपने आप ठीक हो रहा है, वो ऑब्जर्वेशन है। तो इसीलिए हमारी जो चिकित्सा है, निसर्गोपचार की चिकित्सा है, वो कौन सी उपवास है, संस्कृति में अपने है, पानी का उपवास है,
फल खा के उपवास है, आधा खाना खा के उपवास है, मिताहार का है, जो पूरा भगवद गीता में बताया गया है। अभी 40 साल पहले एक रिसर्च आया हार्वर्ड का कि अल्कलाइन या एसिडिक डाइट के बारे में, उसका बहुत बोलबाला है अभी। लेकिन हमारे गीता में तो कहा है सात्विक, राजस और तामस, वो परसेंटेज दिया, वो और क्लियर है। अगर सात्विक खाते हैं तो 80% अल्कलाइन आहार होना चाहिए, क्षारीय आहार होना चाहिए, 20% अम्ल एसिड होना चाहिए। अगर राजस आहार लेते हो तो 60% और 40%, और 40 और 50 तामस आहार हो जाता है तो आपको बीमारी आती है। इतना क्लियर कॉन्सेप्ट है वो। तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर हम लोग क्लियरली अगर सोचते हैं कि ये क्लियर है हमारे बारे में, तो हम इसी तरह से रहेंगे। अगर टॉक्सिन्स बढ़ते हैं तो उपवास ले करना चाहिए, मुद्राएं करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, शुद्धि क्रिया, जितनी भी शुद्धि क्रिया है योगा में बताई गई शुद्धि क्रिया, वो हम डेली यूज़ पे कर सकते हैं। उससे बढ़ गया तो नेचुरोपैथी से कर सकते हैं, और उसके अगर सपोर्टिंग है तो आयुर्वेद, होम्योपैथी, सिम्टम्स में जो काम करते हैं तो उसके लिए, क्योंकि हमें अभी सर दर्द हो रहा है, मैं कहूँ कि शुद्धि क्रिया करो तो कोई नहीं मानेगा, उनका पहला सिम्टम्स कम होना चाहिए। तो ये कभी कभी हमारी भी जल्दबाजी होती है कि हमें ये जल्दी करना है, तो सिम्टोमेटिक ये भी होती है। नेचुरोपैथी में पूरा डायग्नोसिस होता है, रूट कॉज ढूंढा जाता है। रूट कॉज क्या है? हाँ, तो रूट कॉज अगर हम ढूंढते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं तो हमें कोई बीमारी ही नहीं होगी, हमें मेडिकल हेल्थ की कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। जब योगा और नेचुरोपैथी हम दोनों भी एक साथ हम लोग करते हैं, तो इसीलिए आज से हमें सोचना है कि हम अपना जीवन शैली ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं क्या, परिवर्तन उसमें लाते हैं क्या, भगवद गीता का शरीर धर्म हम करेंगे क्या, और करेंगे पंचमहाभूत की चिकित्सा करते हैं क्या, दिन में घर में भी कर सकते हैं। जीवन शैली में आएंगे तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर अभी से करना चाहते हैं तो नेचुरोपैथी सेंटर्स में जाओ, आश्रम में जाओ और शुद्धिकरण क्रिया करो, उसके बाद में स्टार्ट हो जाओ, अपने आप को अपने खुद डॉक्टर बन जाओ। तो ये होता है कि पूरी हेल्थ की जिम्मेदारी हमारी है, हम अपनी हेल्थ की जिम्मेदारी लेंगे, हम अपना डॉक्टर बनेंगे और हम अपना सब होल्ड लेंगे। ये जब भी होगा तभी हम स्वास्थ्य की तरफ बढ़ेंगे। तो इसीलिए स्वास्थ्य के लिए जब जाना है तो निसर्गोपचार को मानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आप सबको प्रार्थना करती कि आप निसर्गोपचार, रिटर्न टू नेचर। धन्यवाद।